गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो के इस अंक में हम लोग कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ का प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनसे अवगत होंगे। तो पाठ्य पुस्तक का आपका पहला प्रश्न है और प्रश्न आप अपनी बुक से देखते रहेंगे, उसका आंसर मैं बताऊंगा और आप चाहेंगे तो रिप्ले करके उसका नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। वैसे ये प्रश्न आप अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर में भी देख चुके हैं। पहला प्रश्न है क्या मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। मियां नसीरुद्दीन जी साधारण नानबाई नहीं थे, आपको पहले से ही पता है। वे खानदानी नानबाई थे। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था। हुनर मतलब ढंग, तरीका। वे तुनकी और रुमाली जैसे महीन रोटियां भी बनाना जानते थे। वे रोटी बनाने को एक कला मानते थे तथा स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते थे। उनकी बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों के जैसा था। आत्मविश्वास और फक्कड़पन से वह भरपूर व्यक्ति थे, इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। अगले दिन जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि जब वही प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछा जाता है तो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न जब आता है तो वह 2 नंबर का होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में आपको लिखना होता है। जबकि वही प्रश्न अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर में पूछेगा तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर आपको 1 लाइन में सिर्फ देना होता है और वह कितने केवल 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स का होता है। तो उस समय आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना पूछा जाए उसी का आपको आंसर देना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसकी विस्तृत व्याख्या करना। ठीक है। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर। दूसरा, इन्होंने कहा कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। उद्देश्य साफ है। लेखिका मियां नसीरुद्दीन की कारीगरी को जानने के लिए और उसको प्रकाशित करने के उद्देश्य से मियां नसीरुद्दीन के पास में गई थी। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। वह खानदानी नानबाई थे, मशहूर थे, इसलिए उसने मियां नसीरुद्दीन से रोटियां खरीदने की बजाय रोटियों के संबंध में कुछ प्रश्न किए जो अन्य लोगों को भी जानने के योग्य थे। दूसरे रूप में आप यह भी कह सकते हो कि लेखिका वहां पर एक पत्रकार की हैसियत से, पत्रकारिता के उद्देश्य से गई थी। पत्रकारिता का मतलब क्या कि हम रोटियों के संबंध में जानकारी अर्जित करें और जानकारी अर्जित करने के बाद में उसको पत्र में क्या करें, प्रकाशित कराएं। तो यह आपके दूसरे प्रश्न का सीधे आप यह भी लिख सकते हो कि उनकी कारीगरी को जानने के लिए और प्रकाशित करने के उद्देश्य से गई थी। कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर का प्रश्न होता है तो 2 पॉइंट आपसे जानने की अपेक्षा रखता है कौन, एग्जामिनर। तो कारीगरी को जानने और उसको प्रकाशित करने के उद्देश्य से गई थी, इसलिए उन्होंने रोटियों को खरीदने की बजाय क्या चीज, रोटियों के बनाने के ढंग के संबंध में मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न किया। अगला प्रश्न इस पर बनता है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। जब बादशाह का प्रसंग आया तो मियां जल्दी जल्दी उस काम को तमाम करके कुछ दूसरे काम को करना चाहते थे, ऐसा क्यों। उत्तर होगा बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही
मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियां ने ये सब बातें केवल परंपरा से सुनी हुई थी। केवल वह सुनी सुनाई बातों को ही जानते थे, उनके संबंध में उनको विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसे ठीक से सब बातों और तथ्यों का ज्ञान भी नहीं था। न तो उसने इन सब नामों और तथ्यों का महत्व ही जाना था कि क्या होता है, कैसे कहा जाता है, न उसे इनकी जरूरत पड़ी थी। अभी आज तक किसी ने इस तरीके का प्रश्न भी नहीं किया था और केवल ये कहते चले जाते थे। तो इसलिए लेखिका के प्रश्न को सुन करके वह बिल्कुल मुश्किल में पड़ गए। जब कोई प्रश्न बेटा आपके सामने नहीं आया होता है, उस तरीके का किसी से प्रश्न पूछे ही नहीं गए होते हैं, और वह प्रश्न यदि आपके सामने आ जाता है जिसको आप जानते भी हों, तो थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। वही स्थिति मियां नसरुद्दीन के पास में थी। उस बादशाह का प्रसंग आते ही इन्होंने उस तथ्य को हटाना चाहा, वहां से हट करके बात करना चाहा, क्योंकि बादशाह के संबंध में इनको जानकारी नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी बादशाह के संबंध में, कि खानदानी नानबाई तो क्या कुएं में भी रोटियां पका सकता है, बादशाह सलामत को इस तरीके से खिलाए थे। तो आपका यह प्रश्नों का उत्तर होगा कि सही जानकारी न होने के कारण, केवल परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ज्ञान होने के कारण मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की जो बातें थी उसमें उनकी दिलचस्पी क्या होने लगी, समाप्त होने लगी, खत्म होने लगी। अगला प्रश्न है बेटा कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। मजमून माने क्या होता है, तथ्य होता है। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा लंबा ये प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें पूरा तथ्यों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो मियां नसरुद्दीन पत्रकारों को निठल्ला समझते थे, वे स्वयं को कामकाजी आदमी मानते थे। लेखिका के प्रश्नों को सुन सुन करके पूरी तरह उकता चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में काटते हुए अपने कारीगर को कहा कि बब्बन मियां भट्टी सुलगा दो, काम से तो निपट गए ना, आदि आदि इस तरीके की बातें। उनकी बातों में रुखाई स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। इस बीच लेखिका के मन में आया कि वह उनके बेटे बेटियों के संबंध में पूछ ले, और इसी के लिए चर्चा भी आया है। परंतु नसरुद्दीन तो काम में हरज होता देख करके पूरी तरीके से उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर तनाव आ चुका था। इसलिए लेखिका ने उनकी कारीगरी के बारे में तो जानना चाहा, लेकिन उनके बेटे बेटियों का प्रश्न नहीं किया, क्योंकि लेखिका समझ गई कि अब इनसे यदि बेटे बेटियों के संबंध में हम जानकारी अर्जित करना चाहते हैं तो सीधे ये हमको यहाँ से जाने के लिए कह देंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। इसलिए लेखिका ने कहा कि अपने अंदर ही सोच लिया कि अब इनसे और अधिक प्रश्न करना सीधे अपने आप पर इनके गुस्से को भड़काना है, और लेखिका ने उसका उत्तर ये वो प्रश्न नहीं किया। अंतिम प्रश्न यह बनेगा कि पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। ये प्रश्न आता भी है, आपके सीबीएसई में बहुत बार बार पूछा जाता है कि पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से उनकी स्थिति को बयां करना, कि उनकी दुकानें कैसी थी, वह कैसे दिखाई पड़ते थे, उनके संबंध में क्या कहा गया है। जब इस तरीके की चर्चा हम व्यक्त करते हैं तो उसको कहा जाता है शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से चित्र को उकेरना। तो क्या हुआ, पाठ में लेखिका ने मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है, क्या कि हमने जो अंदर झांक करके देखा तो पाया कि मियां नसरुद्दीन
चारपाई पर बैठे हुए बीड़ियों का कस ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से उनका पका हुआ चेहरा, आंखों में काया भोलापन और पेशानी पर, माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर परिलक्षित हो रहे थे। ऐसा क्या शब्द चित्र आपने खींच दिया कि उनकी दुकान में अंधेरा था, वह चारपाई पर बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? बीड़ी पी रहे थे, मजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई दे रहे थे। तो यह है आपका क्या? शब्द चित्रों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त करना। और यही आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं इस चैप्टर से, जो आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में और अर्थ ग्रहण के संबंधों में नहीं जानते होंगे। जैसे कभी कभी पूछता है कि लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन को मसीहा क्यों कह दिया? इसका उत्तर तो आप जानते हैं। पुश्तैनी व कारीगर थे, पुश्तैनी रोटियां बनाने वाले थे, इसलिए उनको क्या चाहिए? खानदानी नानबाई कहा गया है। मियां नसीरुद्दीन की अखबार वालों के बारे में क्या राय थी? अगला प्रश्न एक बनता है कि अखबार वालों के बारे में इनकी क्या राय थी। अखबार वालों के बारे में आप सुन चुके हैं कि अखबार वालों को ये क्या बिल्कुल निठल्ला मानते थे। उनका विचार था कि अखबार छापने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही क्या होते हैं? बिल्कुल निठल्ले हैं। वह उनके पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, बेमतलब का अखबार पढ़ना और छापना कार्य है। अतएव अखबार और अखबार छापने वाले पर, जिसको अखबार नवीश कहते हो, उस पर ये विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न एक और है कि इल्म या हुनर सीखने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? इल्म का मतलब ही होता है हुनर। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार इसको स्पष्ट कीजिए। इल्म या हुनर उस्ताद का मंत्र फूकने भर से नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि हम गुरुमुख कर दिए, कान में कोई मंत्र फूक दिए और आप भी तत्पर हो गए, नहीं। उसके लिए मेहनत करना होता है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। मियां नसीरुद्दीन के शब्दों में तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है। उस्ताद बच्चे को आलिफ और बे से शुरू करके पूरे अक्षरों का ज्ञान कराता है। अर्थात आप हिंदी में यदि समझें तो जब तक हम वर्णों का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम चाहें कि काव्य को, गद्य को पढ़ना लिखना आ जाए, उसके संबंध में हम महारत हासिल कर लें, तो संभव नहीं होता है। तो इसलिए कहने का मतलब क्या कि जब तक आपको प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप उनको पढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इल्म या गुण आने वाला नहीं है। तभी तो कहा गया है, पहले भी कहा गया था कि रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। रस्सी पत्थर पर घिसते घिसते पत्थर पर भी क्या होता है? निशान बन जाता है। वैसे ही आप भी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप भी प्रयास करेंगे तो जड़मति भी, बंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या होता है? ज्ञानी बन जाता है। तो यह है इस पाठ का सम्यक अध्ययन, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ से। अब आप उसका सारांश सुन लिए, उसकी व्याख्या देख लिए, तत्पश्चात उसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और अन्य पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सबसे अवगत हो गए हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप नोट्स इस चैप्टर के आधार पर, हमारी इस वीडियो के आधार पर आप क्या नोट्स बना लेंगे और बार बार अध्ययन करेंगे तो यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम अपने सभी बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि बेहिचक हमारे यहाँ
कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। धन्यवाद।